यहाँ पर आज सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट होता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जैसे मान लिया कोई हमने वीबी स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिया, यहीं से हम ले लेते हैं ये, और इस प्रोग्राम में हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन एक्सप्लिसिट किसी को पता है भाई ये जो स्टेटमेंट है किस लिए यूज किया जाता है? नहीं पता? बॉडी और यहाँ पे हमने HTML बंद कर दिया, इसको 15 नंबर से सेव कर देते हैं, 15.html। देखो बेटा, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ऑप्शन एक्सप्लिसिट, पहली चीज आपको ध्यान रखनी, ये स्टेटमेंट जब भी हम यूज करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में सबसे टॉप पे करेंगे, यानी स्क्रिप्ट के अंदर टॉप पे रहेगा। ठीक है, जो वीबी स्क्रिप्ट का कोड है या विजुअल बेसिक में भी कर रहे हैं वहां पर भी सबसे ऊपर आपको ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना है। तो अभी हम एक कोड बनाते हैं बिना ऑप्शन एक्सप्लिसिट के, नॉर्मल जैसे हम कोड बनाते थे पहले उसको समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिखा एक ए है, ए की वैल्यू है 8 और एक है बी की वैल्यू है 10, और मैंने इन दोनों का एडिशन प्रिंट कराना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और a प्लस बी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको सेव करा कोड को और हम इसको ओपन कर लेते हैं। क्या आउटपुट आएगा इसका? a प्लस बी किया हमने 18 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से हमने अलाउ किया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे एलिमेंट और इमुलेशन में इसका मोड 10 कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया? 18 आ गया। अब इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर एक ऑप्शन एक्सप्लिसिट नाम का स्टेटमेंट लिख दिया है। जैसे ये स्टेटमेंट आपने लिखा, अब आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट खत्म हो गया। ठीक है, आउटपुट नहीं आया। तो क्या हुआ भाई? इसके आने से आउटपुट खत्म हो गया, इसका मतलब दो हो सकते हैं, या तो ये कुछ कह रहा है, इसका कुछ मीनिंग है वो हमें फॉलो करना, या दूसरा ये है ये गलत ही लिखा हुआ। भाई कोई जरूरी थोड़ी ऑप्शन एक्सप्लिसिट की जगह आप जैसे यहाँ पे इसमें आपने ऐसे ही कुछ लिख दिया। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, तो अब भी हमारे पास प्रोग्राम नहीं चलेगा। कुछ गलत लिख दोगे तब भी क्या पता वही स्टेटमेंट ही गलत हो, ये हटा दोगे ये चल जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है भाई आपका यही गलत लिखा हुआ ऑप्शन एक्सप्लिसिट, दूसरा ये हो सकता है कि इसका मीनिंग है कुछ। तो मेनली ये स्टेटमेंट होता है, इसका मीनिंग है अगर हमारे पास कोई भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे, तो वेरिएबल आपको यूज करने बताए थे कि या तो आप उन वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं डिम के साथ, या बिना डिक्लेयर करे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो मस्ट हो जाता है कि वेरिएबल को डिम के साथ डिक्लेयर करना जरूरी है, मतलब डिक्लेयर करना उनको जरूरी हो जाएगा। बिना डिक्लेयर किए आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे डिम a कोमा बी लिख दिया है। ठीक है, तो डिम a कोमा बी लिख दिया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करा तो चल गया। ये स्टेटमेंट आप यहाँ से हटा देते हैं तो अब ये नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, एरर आ गई। तो मतलब क्या है, अब आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना मस्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारा ऑप्शन एक्सप्लिसिट का, ये एक स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट को हमें सबसे पहले ही लिखना है। अब देखो, अगर मैं अपने कोड में ये कुछ भी यूज नहीं कर रहा, ठीक है, खाली ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा और मैंने एक नॉर्मल लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें लिख दिया हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, हेलो आ गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट यहाँ ना लिख के
इसके नीचे लिख दिया ऑप्शन एक्सप्लिसिट। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, ठीक है, तो केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे हमने ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा, एंटर करा तो हेलो भी गया। इसका मतलब क्या है भाई, ऊपर लिखा हुआ तब भी चला गया नीचे, ये वाला स्टेटमेंट सबसे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्क्रिप्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा, उसके बाद ही आप कुछ चीजें यूज करोगे। अब हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा, एक कोड आपका रन हो जाएगा, 18 हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यूज करेंगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट को। तो लिखवा देता हूं मैं इसके बारे में 2-1 लाइन, वो आप नोट कर लो। ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इट इज ए वीबी या वीबी स्क्रिप्ट स्टेटमेंट, मस्ट बी appear, ठीक है, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्क्रिप्ट। जो भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जब हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट वीबी में कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वीबी का कोड होगा उसमें सबसे ऊपर रहेगा जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इसका में काम क्या है, इसका काम ये है कि हमको एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इट फोर्स टू डेवलपर, ठीक है, टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स यूजिंग dim, ठीक है, बिफोर दे आर यूज्ड इन द कोड, ठीक है। कोड में यूज करने से पहले वो डिक्लेयर करने जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको मस्ट बी डिक्लेयर, वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी हो जाएगा। बिना डिक्लेयर करे आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जब हम यूज करते हैं वीबी स्क्रिप्ट में, तो वीबी स्क्रिप्ट में तो बस ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख देते हैं। अब अगर वीबी की बात करें तो वहां पे इसके साथ ऑन और ऑफ नाम के 2 ऑपरेशन भी होते हैं, या स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, यानी ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन लिख सकते हो या ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑफ भी लिख सकते हो। मतलब आप उसको बंद करना है कि नहीं यूज करना तो ना करो। बेसिकली क्या होता है, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर आप अपने प्रोग्राम में नहीं लिख रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही इंटरप्रेटर इसको यूज कर लेता है। अगर कंपाइलर यूज कर रहे वीबी वगैरह में तो वहां पे वो यूज कर लेता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली ये इसको लिख देता है, और जो डिम के साथ वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वो इम्प्लिसिटली कर देता है, ठीक है। तो वो वीबी में होता है, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट के अंदर आपको इसी तरीके से यूज करना होता है। जब भी हमारे पास यूज करेंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ये हमारा, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर का, और टिम कीवर्ड से हम अपने कोड को डिक्लेयर करेंगे। बिना डिक्लेयर करे वो यूज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं एक सी, ठीक है, एक हमने लिख दिया सी इक्वल टू 7 लिख दिया, और यहाँ पर हम सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, नीचे कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने सी की वैल्यू लिख दी। तो बताओ क्या वैल्यू आएगी बेटा पूनम इसकी, इस ये वाला स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, पढ़ाया वो समझ। सर डिन के साथ डिक्लेयर होगा। डिम के साथ डिक्लेयर, ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है जब, तो सी को आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो,
तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ तो डिम करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अभी आप इसको रन कराओगे तो ये हमारे पास केवल इतना ही रहेगा 18 हेलो, जब तक यहाँ पे डिम नहीं करेंगे। तो देखो डिम के साथ हम क्या करते हैं, अगर मैंने लिख दिया डिम सी लिख दिया यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये 7 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब बताएगी प्रीति, ये बताओ बेटा, या श्वेता तुम बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिम सी इक्वल टू 7 लिखता हूँ तो अब क्या चलेगा ये कोड या नहीं चले? है, क्यों नहीं क्योंकि चले? डिक्लेरेशन और जो है हम वैल्यू असाइन एक साथ नहीं कर सकते ना। डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ नहीं कर सकते तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अभी मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट भी बंद कर दिया तो वो हमारे पास तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन और ये तो हम एक साथ कर नहीं सकते। अब अगर मैं यहाँ पे CONST लिखता हूँ, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का मतलब होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट कर दी हमने, तो अब हमारे पास ये चल गया 7 आ गया यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना, देखो CONST जब हमने यहाँ पे यूज किया है तो CONST में क्या हो गया कि आप डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ ही यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू कर देता हूँ कि C की वैल्यू 10 होगी और उसके बाद फिर मैं हेलो प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, तो नीचे वाला हेलो क्या हमारा प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कांस्टेंट करी हुई थी और आप इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये एरर दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वाली है वो वैल्यू हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब देखो मैंने ऑप्शन एक्सप्लिसिट वापस से यहाँ पे यूज कर लिया इसको और इसको रिफ्रेश करा तो भी हमारे पास 7 यूज हो गया। इसका मतलब क्या है, जब हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज कर रहे तो वेरिएबल आप डिम के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, CONST के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिम के साथ ही डिक्लेयर करें, CONST के साथ भी हो जाएंगे। CONST के साथ जब हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हमने डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइजेशन किया। अगर आप ये लाइन ऐसे कर देते हैं जैसे डिम के साथ कर रहे हैं तो क्या हो गया, एरर आ जाएगी, क्योंकि शुरू में तो वो अनडिफाइंड वैल्यू ले ली उसने और बाद में आपने उसकी वैल्यू दे दी। साथ तो ये तो चेंज हो गया, कांस्टेंट कहाँ रह गया? कांस्टेंट वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तभी इनिशियलाइज करना मस्ट है, आप बाद में नहीं कर सकते। अगर ये वाली लाइन हमने हटा दी तो उसने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट है क्योंकि, तो कांस्टेंट की डिफॉल्ट नहीं होती, उसको इनिशियलाइज करना मस्ट होता है तो वो नहीं देगा। ठीक है, इन वाली वैल्यू को अगर हम करते तो वो हो जाती है हमारे पास। जैसे आप इसको यहाँ पे यूज कर रहे तो ये यहीं पे यूज होगा, यानी कांस्टेंट जो है हमारे पास ऑप्शन एक्सप्लिसिट जब हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट को या तो डिम के साथ करेंगे या CONST, इनमें से कोई एक लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, CONST मतलब कांस्टेंट वेरिएबल हो जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी असाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको बाद में नहीं कर सकते, जब डिक्लेयर कर रहे तभी आपको करना होगा। ठीक है, बाकी वेरिएबल जो है डिम वाले हम बाद में भी कर लेते हैं। ठीक है, उनको तो बाद में ही करा जाता है, शुरू में करा नहीं जाता। तो आप यहाँ पर इसमें तो हमने कमेंट कर दिया, ये तो चलेगा नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अगर मैं डिम करता हूँ, डिम में अगर मैंने यहाँ पे डी लिख दिया और d इक्वल टू यहाँ पे हमने 15 डाल दिया, तो क्या d की वैल्यू प्रिंट होगी? d की तो होगी नहीं, क्योंकि इस तरीके से हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन डिम में नहीं करते, कॉन्स्ट में करते हैं केवल। ठीक है, तो क्या एरर आई है हमारे पास? इसकी तो एरर होगी, यहीं पे इसको कर देते हैं d इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे d को प्रिंट करा रहे हैं, तो
डी को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और अब हमारे पास वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो जो हमारे पास डिम से होगा उसको डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन अलग अलग होगी, कांस्टेंट वाले की साथ के साथ होगी। इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिक्लेयर करना मस्ट होगा, बिना डिक्लेयर करे हम उसको यूज नहीं कर सकते। ये है इसका मेन काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे फंक्शन कैसे काम करें, देखो वीबी स्क्रिप्ट में और वीबी में जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन को मेनली हम एक ब्रॉड कैटेगरी यूज करते हैं उनके लिए, जिसको बोलते हैं हम प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे ब्लॉक ऑफ कोड की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल केस में हम जैसे बाकी लैंग्वेज हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, उनमें बात करते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लॉक ऑफ कोड या पार्ट ऑफ प्रोग्राम, उसको हम प्रोसीजर बोलेंगे। तो प्रोसीजर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और उसको हम कितनी भी बार कॉल करा के रीयूज कर सकते हैं, वहां पर कॉलिंग कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजर होंगे वो दो तरीके से यूज होंगे, एक होते हैं सब प्रोसीजर, एक होते हैं फंक्शन प्रोसीजर। प्रोसीजर की ही दो कैटेगरी हैं, सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर। सब प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, केवल स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर देंगे, वापस से रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको रिटर्न करवानी है वैल्यू, तो रिटर्न कराने के लिए हम फंक्शन प्रोसीजर यूज करेंगे। फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है वैल्यू, आपकी मर्जी है, आप रिटर्न कराना चाहो तो रिटर्न करा दो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि प्रोसीजर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी reused multiple multiple times using कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, कॉल करके उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दो टाइप के होते हैं प्रोसीजर, एक होता है हमारे पास सब प्रोसीजर और दूसरा होता है फंक्शन प्रोसीजर। ठीक है, सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर, इन दोनों में डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और मेन डिफरेंस यही है कि जो सब प्रोसीजर है वो वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, जो फंक्शन प्रोसीजर है वो वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सब प्रोसीजर के बारे में, तो सब प्रोसीजर का सिंटैक्स ये है, इसका अगर हम सिंटैक्स बात करेंगे तो सबसे पहले आप जो है लिखेंगे सब, लिखेंगे और फिर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, जो भी आपको प्रोसीजर बनाना है उस प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, आपको पता ही है कोई भी हम फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो वो ब्रैकेट से डिनोट किए जाते हैं। फिर उसका कोड लिखेंगे, और वीबी और वीबी स्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस तो होते नहीं, कोई भी अगर कोड ब्लॉक हम शुरू करते हैं तो उसको बंद करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एक स्टेटमेंट होता है। जैसे इफ शुरू करते थे तो एंड इफ से बंद करते थे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फॉर का यूज करते थे तो नेक्स्ट से बंद करते थे, डू का यूज करते थे तो हम उसको जो है वाइल से, ठीक है, या वाइल का यूज करते थे बैंड से या लूप से वगैरह, डू लूप वगैरह, उनसे बंद करते थे। ऐसे ही हमारे पास सब प्रोसीजर होते हैं, तो इनको बंद करने के लिए हम यूज करते हैं
एंड सब। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा स्टार्टिंग करने के लिए सब और एंड करने के लिए एंड सब। प्रोसीजर का जो भी नाम आपको लिखना वो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सब प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, सब प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर which does not return any value। ठीक है, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं कि सब प्रोसीजर हमें कॉल करना, तो कॉल करने का क्या तरीका है? कॉल करने का तरीका है कॉलिंग। ये तो हमारे पास इसका क्या हो गया, डिक्लेरेशन या डेफिनेशन होगी। ठीक है, इस तरीके से तो हम डिफाइन करते हैं सब प्रोसीजर को। और कॉलिंग करनी है अगर हमें, तो कॉल करने के लिए प्रोसीजर का आप नाम लिख देते हैं, प्रोसीजर का नाम और ब्रैकेट लगा देंगे, कॉल हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है कॉल नाम का एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आप प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। ठीक है, प्रोसीजर का नाम और ब्रैकेट लगा देंगे। तो डायरेक्ट भी हो जाता है, कॉल नाम का कीवर्ड यूज करके भी आप यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर हम प्रोसीजर बनाते हैं वीबी में या वीबी स्क्रिप्ट में, तो इनमें ये नहीं होता कि पहले प्रोसीजर बनाओ बाद में कॉल करो, पहले डिफाइन करो बाद में कॉल करो, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, कहीं से भी कॉल कर सकते हो, चाहे डिफाइन लास्ट में कर रहे, कॉल पहली लाइन में कर रहे, कर लो। ठीक है, डिफाइन शुरू में करा, कॉल बाद में करा, वो भी कर सकते हो। किसी भी जगह कॉलिंग स्टेटमेंट हो सकता है आपका। ठीक है, अगर वो इसको स्कोप में आ रहा, कॉल कर रहा, तो कॉल कर देगा। बस स्कोप में होना चाहिए, इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे समझते हैं। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा। पूनम, मैसेज करो क्या करना है, डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। सर एक कल क्वेश्चन था कि फॉर लूप को एग्जिट करने के लिए एग्जिट फॉर यूज होता है क्या? हाँ, फॉर लूप के लिए एग्जिट फॉर और डू के लिए एग्जिट डू। ब्रेक करने के लिए। हाँ, ठीक। नोट कर लिया भाई सबने? कॉल की बात क्या है, प्रोसीजर नेम कॉल के लिखा बाद है। बेटा प्रोसीजर नेम लिखा था, प्रोसीजर का नाम। देखो यहाँ पे नया प्रोग्राम बना लेते हैं। सलोनी सुमन। ठीक है, और हाँ यही है। तुम मैसेज भी चेक कर लिया करो बेटा। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी देख लिया करो रोज। अगर जिस दिन भी क्लास जल्दी शुरू हो जाए, तुम 8:15 से पहले आते नहीं, यही सोच रखा, तभी देखते हो। फिर छूट जाती है 10-15 मिनट की क्लास। क्या कह रहे नहीं हैं? सर, वो एक्चुअली फास्ट था ना, तो खाना थोड़ा जल्दी बनाना था, इसलिए फिर फोन नहीं देख पाए। अच्छा, चलो देखो बेटा, यहाँ पर हम करते हैं इसका नंबर सलोनी। क्या अनम्यूट नहीं हो रहा उसका। 16 नंबर हमने कर दिया। देखो बेटा, यहाँ पर हम एक फंक्शन सब प्रोसीजर बनाते हैं। क्या बताया आपको कि सब लिखेंगे पहले, सब लिखने के बाद प्रोसीजर का नाम, जैसे मान लिया सो नाम दे दिया हमने, और लास्ट में बंद करने के लिए एंड सब कर देंगे। ठीक है, कैपिटल स्मॉल कोई से सही कर दो, वैसे अच्छा लगता है कि भाई फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दे, तो ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख दिया हमने, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और इसके अंदर लिख दिया हेलो फ्रॉम सो। ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। सोलह नंबर पे तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं या प्रोसीजर होते हैं तो उनको भाई अगर आपने बनाया तो वो डायरेक्टली चलते। जैसे हमारे पास सिक्वेंशियल कोड होते हैं, इटरेटिव कोड होते हैं या कंडीशनल कोड होते हैं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कंडीशनल अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इटरेटिव भी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और सिक्वेंशियल तो सारे चलते ही हैं। जो फंक्शन वाले होते हैं, ब्लॉक कोड होते हैं हमारे पास, उनको कॉल करना पड़ता है। मैनुअली जब कॉल करेंगे तब वो हमारे पास चलेंगे। तो अभी हमने ये केवल सब प्रोसीजर डिफाइन किया, इसको कॉल नहीं किया। तो कॉल करने के लिए क्या बताया आपको? सब प्रोसीजर का नाम लिख दो। ठीक है, सब प्रोसीजर का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, और इसको सेव करके अब रन करा दिया तो हेलो फ्रॉम सो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपको बताया कि आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हो या कॉल कीवर्ड लगा के उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे तो भी चल जाएगा। अब 2 बार आ जाएगा हेलो फ्रॉम सो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने BR लगा दिया तो अलग अलग लाइन में शो हो जाएगा इस तरीके। आप नीचे लिख रहे या ऊपर लिख रहे, इसके डेफिनेशन से पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर भी आपने लिखा तो भी आपके पास आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा अब यहाँ पे हेलो फ्रॉम सो। तो इस तरीके से हम सब प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। सब प्रोसीजर में कोई भी आप स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे कॉल करोगे, जब कॉल होगा उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होगा। ये तो हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट सब प्रोसीजर का। दूसरा प्रोसीजर आपको बताया है कि वो होता है हमारे पास क्या वो फंक्शन प्रोसीजर। फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उसमें डिफरेंस बस यही है कि फंक्शन प्रोसीजर में वैल्यू को रिटर्न किया जा सकता है। फंक्शन प्रोसीजर, ठीक है, इट कैन रिटर्न द वैल्यू, ठीक है, टू द कॉलर। जहां से भी इसको कॉलर होगा, कॉलर स्टेटमेंट जो होगा उसको वैल्यू रिटर्न कर देंगे। इसका सिंटैक्स जो होगा वो है कि आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। वहां पे सब कीवर्ड का यूज कर रहे थे, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज करना। फिर आप प्रोसीजर का नाम देंगे, जो भी हमारे पास प्रोसीजर बनाना उसका नाम, ब्रैकेट लगाएंगे, कोड लिखेंगे, और इसको एंड करने के लिए यूज करते हैं एंड फंक्शन। तो सेम उसी तरीके से है, बस फर्क ये है यहाँ पे फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करना और ये वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। कॉल करने के लिए, कॉल करने का वही तरीका, जब हमें इसको कॉल करना तो कॉल करने के लिए आप कॉल लिखो और प्रोसीजर का नाम लिख दो। ठीक है, जैसे उसमें करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो सब वाले को भी हम इस तरीके से वहां पे सब यूज करते हैं, यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर ही, यहाँ पर एक फंक्शन प्रोसीजर बनाएंगे। इसको आप नोट कर लो इतने। इसमें हमने इसका नाम कर दिया जैसे डिस्प्ले फंक्शन। और यहाँ पर डिस्प्ले नाम दे दिया, हेलो फ्रॉम डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, एंड करना तो एंड फंक्शन से इसको एंड कर दिया। ठीक है, कॉल करना तो कॉल डिस्प्ले कर दिया। इसको रन कर देते हैं।
हेलो फ्रॉम डिस्प्ले, इसमें भी अगर हमने ऊपर करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको देखो यहाँ पे रन कराएंगे तो हेलो फ्रॉम डिस्प्ले यहाँ हो गया। ऊपर से करो नीचे से करो कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के यहाँ पे प्रोसीजर यूज होते हैं, फंक्शन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर, ठीक है। तो इनमें हम कोई भी कोड वगैरह बना के आपको बना सकते हो, पूरा प्रोग्राम जैसे भी आप चाहो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसको नोट कर लो पहले जो हमने यहाँ पे लिखा था। सर हाँ बेटा। सर इसमें जो कॉल करते हैं फंक्शन को, तो उसकी तरह फंक्शन और डिस्प्ले ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन और डिस्प्ले जैसे हम सब कॉल करते थे, सब शो हमने किया था। सब शो कहाँ किया हमने कॉल, हमने तो कॉल शो किया है, खाली शो किया। सर सब नीचे शो, सब शो। सब शो तो डिफाइन किया है, अच्छा इसको फंक्शन डिस्प्ले की तरह करा, वो तो डिफाइन करना है। ये अनम्यूट बेटा यहाँ से थोड़ी अपने उधर से करो सलोनी, तुम अनम्यूट यहाँ से थोड़ी कुछ किया हुआ है। ये क्या मैसेज कर रहे हो तुम? अनश्योर नहीं, अनश्योर नहीं अनम्यूट होगा, वो अनश्योर लिख रहे हैं, अनम्यूट नहीं हो पा रहा तो उधर होगा, दोबारा डिस्कनेक्ट करके देख लो, कनेक्ट। यही है यहाँ पर भी कि आप कॉल लिखो, कॉल के बाद प्रोसीजर का नाम है जो भी हमारे पास, ये नाम लिखना, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी ऐसे ही प्रोसीजर का नाम लिखा आपने तो वो कर लो आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, हाँ हो गया क्या अब? सर वो हो नहीं रहा था सर, पहले नहीं हो रहा था वो, उसमें आ रहा था कि होस्ट इज नॉट अलाउड टू अनम्यूट। पता नहीं क्या होगा। देखो बेटा अब हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाले जितने भी हमने प्रोसीजर पढ़े हैं, दोनों सब प्रोसीजर या फंक्शन प्रोसीजर, इनमें पैरामीटर कोई नहीं दिया। अब हम समझेंगे कि अगर हमें पैरामीटर भी पास करना तो उसको किस तरह से करेंगे और वैल्यू वहां पे कैसे लेंगे। मान लिया हमारे पास एक हमें सर्किल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना हमें सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए, और ये हमारे पास प्रोसीजर वाला प्रोग्राम हो गया, इसको हमने प्रोसीजर कर दिया। ऐसे ही दूसरा प्रोसीजर में हम पैरामीटर पास करेंगे, इसको नीचे से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये 17 नंबर। देखो बेटा सबसे पहले मान लिया हमने एक फंक्शन बनाया, FUNCTION फंक्शन प्रोसीजर बना रहे, फंक्शन का नाम रख दिया कि हमें एरिया फाइंड करना, तो फाइंड एरिया, ठीक है। ध्यान से समझना क्या क्या है। अब एरिया फाइंड करने के लिए एंड करेंगे इसको, एंड फंक्शन से यहाँ पे। अब अगर हमने नॉर्मल केस में क्या है कि हमारे पास एक हमने CONST पाई ले लिया, पाई की वैल्यू 3.14 होगी कांस्टेंट। एक एरिया नाम का कीवर्ड वेरिएबल लिया और एरिया में हम क्या करते हैं कि पाई इंटू आर करेंगे। ये आर कहाँ से आएगा, आर कॉलर भेजेगा हमें यहाँ से, ठीक है। एरिया को फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें हमने यहाँ पे लिख दिया कि एरिया इक्वल टू %, एरिया, इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम कॉल करेंगे वैल्यू को, तो कॉल कैसे करेंगे, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फाइंड एरिया, ये हमारा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर का नाम, एरिया में हमने यहाँ पे रेडियस दे दी 10, तो 10 दे दी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। तो ये 17 नंबर से हमने यहाँ पे रन करा दिया, तो एरिया की वैल्यू 314 आ गई।
अब ये हमारे पास देखो क्या है, जैसे फंक्शन प्रोसीजर है, तो फंक्शन प्रोसीजर में ये भी बताया था कि ये वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। एरिया इसने वहां पे तो प्रिंट करा ही दिया, लेकिन वैल्यू भी ये रिटर्न कर सकता है। तो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है वो हमें समझना है। अब यहाँ पे भाई मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे नहीं प्रिंट करा रहा इसकी वैल्यू, मैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू रिटर्न कराऊंगा और तब बाद में प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो वो हमें समझनी, और अलग अलग वैल्यू हम डायनेमिक टाइम पे वैल्यू देते रहें, यूजर से इनपुट कराएं वैल्यू और वो वैल्यू इनपुट करा के उसके अकॉर्डिंग रेडियस निकालें। तो वो सब चीजें हमें सीखनी है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन जो प्रोसीजर है वो वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न करने का तरीका क्या है। देखो C++, जावा वगैरह आप पढ़ते हैं या पाइथन वगैरह, वहां पे एक स्टेटमेंट कीवर्ड यूज करते हैं आप, रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न में लिख देते हैं कि क्या आपको रिटर्न करना है। ये तरीका C++, जावा या बाकी एटसेट्रा प्रोग्रामिंग में आप यूज करते हैं, लेकिन ये रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा VB और VB स्क्रिप्ट में। यहाँ पर अगर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है तो जो वैल्यू रिटर्न करनी वो असाइन करानी पड़ेगी प्रोसीजर में, यानी फंक्शन के नाम में। ठीक है, तो हाउ टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन प्रोसीजर। तो इसका सिंटैक्स जो होगा वो ये होगा कि प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, और प्रोसीजर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन प्रोसीजर। फंक्शन प्रोसीजर का नाम हो गया, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू हो गई, जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको इक्वल टू में यानी असाइनमेंट करनी होगी। यहाँ पे असाइन करने के साथ ही हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, असाइन करनी वैल्यू विच वी वांट टू रिटर्न टू द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन से हमें रिटर्न करनी वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि असाइन वैल्यू, ठीक है, विच वी वांट टू रिटर्न, ठीक है, टू द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में वो आप असाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये एरिया हमें रिटर्न करना है कॉलर को, जो कॉलर है कॉलर को वो एरिया हमें रिटर्न करना, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लिया बेटा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा दिया हमने। ठीक है, अब अगर आप करोगे इसको रन करोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट का कोई स्टेटमेंट ही नहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये वाली चीज रख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही हमने फाइंड एरिया जो कॉल कराया तो वो कर दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो फाइंड एरिया रिटर्न कर रहा। अब वो रिटर्न स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पे बनाया ही नहीं कोई, तो ये अनडिफाइंड दे देगा। जब कोई रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू तो क्या देगा, ये अनडिफाइंड। तो अगर आप यहाँ पे प्रोसीजर का नाम क्या है, फाइंड एरिया, उसके इक्वल टू एरिया लिख दिया आपने। ठीक है, तो जो एरिया की वैल्यू वो फाइंड एरिया में चली गई, तो फाइंड एरिया ने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया, तो ये 314 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट करा दो एरिया इक्वल टू एम्परसेंड फाइंड एरिया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर जो है फंक्शन प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अब अगर यही वाला कोड हमने यहाँ पर लिख दिया सब प्रोसीजर के साथ, ठीक है, यहाँ लिख दिया सब, ठीक है, और इसको एंड सब कर दिया, इसके साथ बेटा सब कर दिया, तो फाइंड एरिया एरियाज कर दिया, इसका नाम फाइंड एरियाज। यहाँ पे भी फाइंड एरियाज कर दिया। ठीक है, वो एरिया था यहाँ पे एरियाज लिख दिया हमने, नाम थोड़ा चेंज करके, तो यहाँ पे फाइंड एरियाज कर दिया हमने। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब देखेंगे तो रन कराएंगे तो चलेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट में गलती, यहाँ पर। अगर आप यहीं पे इसके अंदर ही लिखेंगे, ये हटा दिया आपने यहाँ से, और आपने यहीं पे लिख दिया कि भाई डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, ठीक है, और उसके अंदर ही लिख दिया आपने एरिया इक्वल टू m% एरिया लिख दो बस। इसमें आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। कॉल कराया, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जब हम कॉल करा रहे एरिया को प्रिंट करा रहे, तो ये वाला स्टेटमेंट अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फाइंड एरियाज, तो एरिया इक्वल टू 314 इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर जो है सब प्रोसीजर जो होते हैं वो रिटर्न नहीं करते, फंक्शन प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, ऐसे रिटर्न कराते हैं। नोट कर लो इसको जो है लिखा है। इस वाले पे आते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर है। तो फंक्शन प्रोसीजर में हमने देखा कि हम वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। सब प्रोसीजर का इससे कोई मतलब ही नहीं, ये नॉर्मल तरीके से ही हमारा काम करेगा। अभी हमने r की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है कि r की वैल्यू 10 है, तो 10 के अकॉर्डिंग ये निकाल रहा। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, यूजर से मुझको इनपुट लेना कि r की वैल्यू यूजर इनपुट कराए, कौन सा फंक्शन यूज होता है रोहित बताओ। सर गेट। गेट, यहाँ पे गेट यूज होगा, स्क्रिप्ट में गेट आएंगे, वो सिस्टम अच्छा प्रोग्राम। प्रॉम्प्ट वाला बता रहे हो, हाँ, डॉक्यूमेंट इनपुट बॉक्स आएगा सर। इनपुट बॉक्स होगा, ठीक है। तो मान लिया हमने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, रेडियस के लिए मान लिया k ले लिया कोई भी, ठीक है। उसमें हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स का यूज किया और इसमें लिख दिया कि एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस यहाँ पे इनपुट करा देते हैं और ये वैल्यू किस में चली जाएगी, k में चली जाएगी। तो अब हम यहाँ पे 10 ना लिख के k लिख देते हैं डायरेक्ट कि k के अंदर आ गई हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करेंगे, जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको करनी, मल्टीपल टाइम्स आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन रीयूज कर सकते हैं हम इसमें कितना भी। अब आप यूज करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको। सबसे पहले हमें एंटर करना, मैंने 5 लिख दी, यहाँ पे ओके करेंगे तो 78.5 आ गई, और नीचे वाला सब प्रोसीजर है उसकी 314 है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एरिया, तो हमने अगर लिख दिया कि एरिया ऑफ द सर्कल, नेहा माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ जी सर। मुझको ये बताना कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हेन द रेडियस, रेडियस हम क्योंकि यूजर से इनपुट करा रहे तो अलग अलग कुछ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर रेडियस 5 आई तो एरिया ये है, 10 आएगी तो ये होगा, 15 आएगी तो ये आएगा। तो वो हमें प्रिंट कराना कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस, ठीक है। इसके बाद रेडियस इज, इसके बाद जैसे मैंने, ये पीछे से क्या आवाज आ रही है तुम्हारे। सर एक्चुअली मैं कहीं बाहर हूँ तो यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है नीचे। अच्छा चलो, तो बताओ अब मुझको यहाँ पे ऐसे लिखा आना चाहिए कि एरिया ऑफ द सर्किल व्हेन द रेडियस इज 5 इक्वल टू 78.5, ठीक है। यही आई थी ना 78.5। बताओ क्या करेंगे इसमें। अभी मैं इस तरीके से करूंगा तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा, 5 लिखा तो एरिया ऑफ द सर्किल व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू ये आ रही है। हमें क्या करना, 78.5 से पहले ये भी लिखना इज 5 इक्वल टू 78.5, ठीक है। यानी कि जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो वो वैल्यू भी भी, प्रिंट हाँ करनी वो है। वैल्यू भी प्रिंट करा दो। सर के आएगा वैसे तो, बट के के साथ ये कुछ आएगा, के कहाँ पे आएगा, इन्वर्टेड कोमास के बाहर आएगा अंदर आएगा। सर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो जो स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं वही प्रिंट होगी एज इट इज, और तब तक के हमारे पास है नहीं।
है। तो देखो अब यहाँ पे स्ट्रिंग को वैल्यू को कॉन्कैट करने के लिए एम्परसेंट लगाएंगे, यहाँ पे के लिखेंगे, ठीक है। हाँ। फिर हमें फाइंड एरिया है आगे, ठीक है, या इक्वल टू भी लगाना, तो फिर से एम्परसेंट लगाएंगे और फिर स्ट्रिंग है हमारे पास इक्वल टू, ठीक है, और फिर इक्वल टू के बाद फाइंड एरिया लगा देंगे, और लास्ट में अगर आपको बी आर लगाना तो फिर से एम्परसेंट से कॉनकैट करेंगे। यहाँ पे कॉनकैट के लिए प्लस का यूज नहीं करना, एम्परसेंट का यूज करना है, ठीक है। तो वो अगले वाले में चला जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से जैसे 5 लिखा आपने, तो एरिया ऑफ द सर्किल व्हेन द रेडियस इज 5 इक्वल टू 78.5, ठीक है। ऐसे ही आप कितनी भी बार यूज कर लो, वहां पे जो भी आप लिखोगे वो आप यूज कर सकते हो। दोबारा से हमने लिख दिया यहाँ पे 10, तो इसमें कह रहा 314 है। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपका लिखने का है, इंटरेक्टिव आप चीजों को कितना कर सकते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे देखा कि फंक्शन प्रोसीजर, सब प्रोसीजर, दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। फंक्शन प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न हो जाती है और सब प्रोसीजर में रिटर्न नहीं होती। कॉल हम कहीं भी कर सकते हैं, डेफिनेशन देने से पहले या बाद में, ठीक है। मेन चीज हमने यहाँ पे देखी, जब हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न करने के लिए जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे वो प्रोसीजर के नेम में असाइन करानी होगी हमें। अब जब हम यहाँ पे देखो आर की वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ से ये पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। अब इन पैरामीटर का खेल समझते हैं यहाँ पे कैसे होता है। आपने देखे वहां पर C++ में तो हम पॉइंटर भी पढ़ते हैं, तो पॉइंटर के अकॉर्डिंग हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहां पर। तो यहाँ पर भी हम चीजों को समझेंगे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास किस तरीके से कॉलिंग होता है, इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो जब भी हम कोई भी पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर के अंदर, तो प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर दो तरीके से पास हो सकते हैं, या तो कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर बाय रेफ और बाय वैल नाम के दो कीवर्ड यूज होते हैं जिनके थ्रू हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनके बारे में समझ लेते हैं चीजों को कुछ। पासिंग पैरामीटर टू द प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। पहला हमारे पास बाय रेफ, REF, यानी कॉल बाय रेफरेंस। दूसरा है बेटा हमारे पास बाय वैल, यानी कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से यूज होते हैं यहाँ। शीतल बेटा क्या हो गया, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे हो? एक तो ये कैमरा बंद रखो और अपना उधर से वो ऑन करो ना तुम्हारा, ये तो यू ऑन नहीं किया इसने अब तक, क्या बोलते हैं, स्पीकर, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस ये दो तरीके हैं जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं। तो देखो अगर हमने कुछ भी ये दो कीवर्ड हैं, यहाँ पे हम कीवर्ड के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अभी हमने एक बनाया था कि फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमने नाम रख दिया था फंक्शन का कि फाइंड एरिया, ये हमने एक फंक्शन प्रोसीजर बनाया था। इसके अंदर हमने लिखा नॉर्मल आर, एक तरीका तो ये है, यहाँ पे कोड लिखा और उसके बाद एंड फंक्शन हमने कर दिया, ठीक है बेटा। एक हमारे पास यहाँ पे तरीका है कि आप फंक्शन फाइंड एरिया लिखेंगे और यहाँ पर पहले बाय रेफ लिखेंगे और फिर आर लिखेंगे, कोड लिखेंगे, उसके बाद एंड फंक्शन कर देंगे। और तीसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप फंक्शन फाइंड एरिया,
ठीक है, उसमें आपने लिखा बाई वैल और आर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे एंड फंक्शन कर दिया। तो ये है हमारे पास, देखो एक तरीका की बाई वैल के थ्रू, एक तरीका बाई रेफ के थ्रू, एक तरीका की कुछ भी नहीं लिखा। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट उसको कॉल कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या कॉल होता है, बताओ क्या कॉल होगा? बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस। तो ये वाला जो है बाय डिफॉल्ट कैसे काम करेगा? बाय डिफॉल्ट बाय रेफरेंस काम करेंगे इसमें, ठीक है। ये वीबी और वीबी स्क्रिप्ट में होता है, सी प्लस प्लस में नहीं होता, वहां कॉल बाय वैल्यू हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉलिंग क्या होती है यहाँ पे? कॉल बाय रेफरेंस होती है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉलिंग इन वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है, या वीबी में हमारे पास यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस होती है, ठीक है। और अगर आपको कॉल बाय वैल्यू करनी तो हमें बाय वैल लिखना पड़ेगा। अभी हमने नॉर्मल करी तो बाय रेफ वो अपने आप ही लग जाता है वहां पे। अब इनमें फर्क क्या होगा, किस तरीके से, अगर बाय वैल लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बाय रेफ लिखेंगे क्या फर्क पड़ेगा? अभी हम नॉर्मल जैसे अभी हमने प्रोग्राम बनाया था, उन प्रोग्राम में कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते हैं किस तरीके से कब फर्क दिखेगा, पहले इसको आप नोट करो। चलो बेटा देखो, यहाँ पर आगे हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि व्हेन आर्ग्यूमेंट पास्ड यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, या पास्ड बाय वैल्यू हो गया, तो एनी चेंजेस, ठीक है, जो भी प्रोसीजर चेंज करेगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो वो कॉलिंग के बाद, जैसे कॉलिंग खत्म होगी, प्रोसीजर से आप बाहर निकलेंगे, वो चेंजेस लॉस हो जाएंगे। मतलब ये एक तरह से वोलेटाइल होता है, ठीक है। आप जो भी चेंजेस होंगे वो केवल उस प्रोसीजर, उस ब्लॉक के अंदर ही होंगे, ब्लॉक से बाहर आते ही प्रोसीजर के चेंजेस जो है वो वोलेटाइल हो जाएंगे, परसिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चेंजेस दैट द कोल्ड प्रोसीजर, जिस भी प्रोसीजर को हमने कॉल किया वो जो भी चेंजेस करेगा मेक्स टू द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट डू नॉट persist after the procedure called, ठीक है। यानी एक तरीके से हम बात करें कि वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, ठीक है, मेमोरी में परमानेंटली चेंजेस नहीं होंगे, जिसने कॉल किया केवल उसी के लिए होंगे, तब तक उसके स्कोप से बाहर आएंगे तो वो चेंजेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये जो 4 लाइन हमने लिखी, इन 4 लाइन का एक्चुअली मतलब क्या है। तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू समझते हैं चीजों को। एक बार बाय रेफरेंस से समझेंगे, एक बाय वैल्यू से समझेंगे, बाय वैल्यू से कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एक नया प्रोग्राम हम बना लेते हैं, इसको आप नोट करो जल्दी से। देखो बेटा, जैसे हमने एक फंक्शन प्रोसीजर बनाया, कैसे बनाएंगे? फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, मान लिया हमने प्रोसीजर का नाम लिखा सो, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल पास करा है हमने x, और मैं इस x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा, ये शो करेगा,
जो भी सो नाम का प्रोसीजर बनाया वो करेगा। आप सो बना लो, चेंज बना लो, जो मर्जी वो बना लो, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू में मान लिया यहाँ पे 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया और एंड कर दिया इसमें एंड फंक्शन। अब एंड फंक्शन कर दिया हमने, इसको मैं यहाँ पे जो एक वेरिएबल है यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिम एक्स लिखा हमने, एक्स नाम का वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर कर दिया और इसकी इनिशियल वैल्यू मान लिया 3 है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा बिफोर कॉलिंग, इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे कि एक्स की वैल्यू क्या है, बिफोर कॉलिंग एक्स इक्वल टू। बताओ बेटा रोहित क्या आएगी भाई इसमें, एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा इस स्टेटमेंट में? बिफोर कॉलिंग तो सर 3 आएगी। 3 आएगी। अभी हमने कॉल नहीं किया है सो को, तो 3 है एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हम कॉल करते हैं सो को, ठीक है। सो को हमने कॉल किया, उसमें एक्स को पास कर दिया है हमने यहाँ पे। एक्स को पास करने के बाद फिर से हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी एक्स की? बताओ, 3 होगी, 8 होगी, 5 होगी या नन ऑफ दीज? ये ऑप्शन है आपके पास, 3, 5, 8, नन ऑफ दीज। देखो कौन बताता है सही, जल्दी बताओ। हो जाएगी बाकी भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या आंसर आएगा। क्या कह रही हो पूनम? सर 8 हो जाएगी अब। अच्छा प्रिया, 8 हो जाएगी। अच्छा रोहित, 8 हो जाएगी भाई? पर सर इसमें तो जो आपने लिखा है परसिस्ट नहीं रहेगी वो वैल्यू। हाँ तो परसिस्ट नहीं रहेगी तो वो किस में लिखा हमने? जब कॉल बाय रेफरेंस करते हैं उसमें तो लिखा, कॉल बाय वैल्यू करते हैं। वैल्यू में आज तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू हो रहा, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा? इसमें तो सर रेफरेंस है। रेफरेंस हो रहा, तो बताओ 3 आएगी, 5 आएगी, 8 आएगी? क्या कह रही है सलोनी? फंक्शन कॉल तो फंक्शन किया से नहीं। बाहर सर इसको। फंक्शन कॉल कर तो दिया, ये तो हो रहा फंक्शन कॉल। शो एक्स, ठीक है। सर हम फंक्शन के बाहर इसको वो करा रहे हैं ना प्रिंट तो। हाँ तो फंक्शन के बाहर ही तो प्रिंट करा रहे भाई, फंक्शन के बाहर प्रिंट करा रहे हैं, तो फिर बताओ क्या हो रहा, क्या प्रॉब्लम है? देखो भाई ध्यान से देखो चीजों को, ध्यान से समझे करो। हमने जब फंक्शन के बाहर प्रिंट करा रहे, ये देखो तो फंक्शन के बाहर प्रिंट कराने की तभी तो वैल्यू प्रिंट होगी जब रिटर्न करेंगे वैल्यू को, है प्रियंका? अगर रिटर्न ही नहीं करेंगे तो प्रिंट कहाँ से होगी वो फिर वैल्यू? हमने यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 5 कर दिया, x प्लस 5 करके ना तो यहाँ पे प्रिंट कराई, रिटर्न तो किया नहीं। या तो यहीं पे प्रिंट नहीं किया। करो। यहीं पे प्रिंट कराएंगे तो चेक करने का कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ तो जो चेंज करा वो चेंज यहाँ तो रहेगा इसके अंदर। हमें देखना इससे बाहर जाने पे भी चेंज रहता है क्या, वो हमें चेक करना। तो अभी तो हमने जब इसको रिटर्न ही नहीं कराया, तो यहाँ पर जब आप 18 नंबर का प्रोग्राम यहाँ पे चलाओगे तो हमारे पास 3 ही 3 देगा ये। जब हमने वहां से जो अपडेट करी वो तो रिटर्न ही नहीं कराई, तो 3 ही आउटपुट आएगा इसका। अब हम रिटर्न करा रहे हैं, इसकी रिटर्न कराने के लिए क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे जो भी प्रोसीजर का नाम है, और क्या वैल्यू रिटर्न करानी? जो एक्स की। तो अब ये जो एक्स की वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारे पास मेमोरी में। कुछ लिखते थे सर तब आता था। अच्छा तो सर जब हम प्रिंट करा रहे हैं हाँ, तो उसमें तो हमने सिर्फ एक्स ही लिखा हुआ है, तो वो कैसे करेगा? वहां पर हमने फंक्शन का नाम तो लिखा नहीं आफ्टर। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो 100x किया आप, ये 100x यहीं पे लिख दो, ठीक है। कॉल करके जो वैल्यू रिटर्न हो रही वो यहाँ पे मिल जाए, आप यही तो कह रहे, तब हमारे पास वैल्यू 8 आ गई। इस तरह से ही कह रहे हैं आप, ठीक है। अब इस तरीके से कह रही तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे वैल लिख दिया, आप देखो हमने यहाँ पे वैल लिखा, तो वैल लिखने पे भी जब हम रन करा रहे तब भी 8 आएगी इस तरीके से। तो ये यहाँ पे लिखने का मतलब तो ये है कि जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो वाली वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, जो वैल्यू रिटर्न होके आई है वो वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं।
हमें वो वाली वैल्यू नहीं चाहिए जो रिटर्न हो रही। भाई रिटर्न तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 25 लिख दूं मैं x के, तो ये 25 दे देगा, तो ये तो 25 दे देगा जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, चाहे बाई वैल करो चाहे बाई रेफ करो, उससे क्या मतलब है। ये तो जो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कराने का मतलब तो ये है जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वाली वैल्यू दी जा रही है। लेकिन हमें वो वाली वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इस x की, कि क्या ये x इसमें चेंज करके अपडेट करके चेंज हुआ। तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे जो प्रिंट होती है वो वैल्यू प्रिंट होती है जो रिटर्न होती है, तो उसका रिटर्न वाली वैल्यू का मतलब नहीं होता कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस है। हमें तो वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी थी ये x, और इस x की वैल्यू देखनी है हमारे पास, कि हमने एक बार फंक्शन को जब यहाँ पे बेटा यहाँ पे 3 है सही है, एक बार हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया x को, तो कॉल कर दिया तो ये यहाँ पे गया ना। अब यहाँ पे गया, अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बाई रेफ रखा, तो यहाँ पे गया, अब इसने x की वैल्यू को कर दिया है 3 + 5 8 कर दिया, और x में स्टोर करा दिया x की वैल्यू को। x में स्टोर कराने के बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखे रहो या आप रिटर्न कराओ या ना कराओ, वो वाली वैल्यू रिटर्न में आती है। यहाँ पे अगर कुछ आप लिख रहे हो k = या जो भी, उसमें वैल्यू आएगी, या यहाँ पे जो ये प्रिंट कराओगे अगर 100x को, तो उसमें आएगी। लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट का ही देखना खाली है, ये वाला स्टेटमेंट इसने x की वैल्यू 5 3 8 कर दी। देखो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कराते हो document.write, और इसके अंदर आपने x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, वो चेंज तो कर दी ना उसने, तो यहाँ पर आप देखो 8 ये प्रिंट हो रहा है 8, लेकिन आफ्टर कॉलिंग 3 हो रहा। हमें इस आफ्टर कॉलिंग की भी बात करनी कि वहां पर कैसे होगी परमानेंट। इसका मतलब तो ये है यहाँ पर दिखाने का 8 की इस फंक्शन के अंदर तो हो ही गई, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है, 8 हो गई है। क्या x की वैल्यू इस फंक्शन के बाहर भी 8 रहेगी? ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे समझनी कैसे होगी वो बताना है। ये तो 8 यहाँ होगी, आफ्टर कॉलिंग भी कॉल बाय रेफरेंस में 8 होनी चाहिए, कॉल बाय वैल्यू में इसने हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, कॉल 100 लिखा है यहाँ पे, या कॉल आपने ये लिखा, तो यहाँ पर आप देखो फर्क क्या होगा। जैसे ही आप कॉल के नाम से कॉल करोगे तो वैल्यू को परसिस्ट करेगा, डायरेक्ट कॉल करोगे तो नहीं करेगा। ठीक है, ये जो हम कॉल और बिना कॉल कीवर्ड के यूज कर रहे, इनका भी फर्क है यहाँ पर। अगर आप फंक्शन को कॉल करोगे कॉल नाम के कीवर्ड से, तो कॉल नाम का कीवर्ड क्या करता है, ये जो है वैल्यू को कॉल बाय रेफरेंस तभी यूज करवाता है जब आप कॉल से करोगे। ठीक है, वैल्यू को तभी परसिस्ट करके आगे मेमोरी में लेके जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे आप बाई रेफ लिखो बाई वैल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी, नहीं तो आपके पास वैल्यू 3 ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बेसिकली अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर तो आप बाई रेफ लिखो या बाई वैल लिखो, यहाँ पर तो 8 ही आनी है वैल्यू इसके अंदर। तो भाई इस स्कोप में, फंक्शन के स्कोप में तो इसने चेंज कर दी तो चेंज रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें बाई वैल यू आ गया, बाई वैल कर दी तो यहाँ पे 3 ही रह गई। तो ये क्या कर, बाई वैल वाले से वो वैल्यू परसिस्ट नहीं करती, आगे नहीं जाती, लेकिन बाई रेफ कर दोगे तो वो 8 हो जाएगी। तो जो भी चेंजेस किया फंक्शन ने वो चेंजेस बाद में भी हो जाएगा, यानी वो परमानेंटली चेंजेस हो जाएगा बाई रेफ के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलिंग होगी एक बाई रेफ की, और ऐसे ही हम यहाँ पे एक यूज करेंगे बाई वैल की। डिम जो है हमने बना दिया, x तो बना ही दिया पहले, x की जगह अब यहाँ पे y यूज कर लो एग्जाम्पल में। ठीक है, तो जिससे आपकी कॉपी बन जाएगी एक। तो ये बेटा रिटर्न वाला स्टेटमेंट का जो काम होता है, रिटर्न वाले का काम तभी होता है कि जब हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न में प्रिंट करानी, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और आपको
अब ये हैबिट देखनी है सही से कि यहाँ पर 3 ही आया, यहाँ पे 8 हो गया था वैल्यू, कि जब भी हम प्रोसीजर को कॉल कराएं, देखो जो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं वो आप कॉल के थ्रू भी करा सकते हैं, बिना कॉल के थ्रू भी करा सकते हैं, लेकिन कॉल के थ्रू कराएंगे तभी वो रेफरेंस पे काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि जब भी आपको कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू या नॉर्मली भी करना तो कॉल के थ्रू कराओ। अगर वैल्यू पे बात करनी, वैल्यू रिटर्न करवानी या वैल्यू को परसिस्ट करवाना, आगे यूज करना, तो ये सब चीजें हमें यूज करनी होंगी। ठीक है, अगर आप बेटा नॉर्मल कोई मैसेज वगैरह प्रिंट करना तो कुछ भी कर लो। सर कॉल बाय वैल्यू से तो हुआ नहीं रिटर्न ना। हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू से नहीं होगा, कॉल बाय वैल्यू से इसके बाहर जो चीजें लिखी हुई वही रहेंगी। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू से y की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 ही रहेगी, आप यहाँ पे कितनी भी चेंज कर लो। इस स्टेटमेंट का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का फर्क पड़ेगा अगर आप प्रिंट कराओगे इसको 100y को। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है 100y को प्रिंट करा रहे, तब हमारे पास वो 25 प्रिंट कर देगा, नहीं तो y की वैल्यू प्रिंट करेगा। इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास प्रोसीजर का। दो तरीके से हमारे पास कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से काम करते हैं। जब हम ये चीजें अगर सब प्रोसीजर में यूज करें, सब प्रोसीजर में रिटर्न तो होता नहीं, यहाँ पे रिटर्न की कोई जरूरत भी नहीं, तो आप ये चीजें सब प्रोसीजर में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लिया हमने यहाँ पे फंक्शन की जगह यूज कर लिया सब प्रोसीजर, यहाँ पे फंक्शन हटा के इसकी जगह हम सब लिख देते हैं, SUB। ठीक है, क्योंकि इसका इससे ये वाली लाइन हट जाएगी बस। यहाँ पे मान लिया हमने Z ले लिया और बाय रेफरेंस कर लिया, ये बाय रेफरेंस Z Z Z, इनको भी Z कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास Z हमने कर दिया, Z की वैल्यू मान लिया इनिशियली 3 ही ले ली हमने, यही चेंज करी, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3 8 8 हो जाएगा, बाय रेफरेंस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करेंगे बेटा, समझ में आई चीजें। तो इनको आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। सर इसमें तो हम रिटर्न नहीं कर पा रहे, मतलब जो हमारा सब होता है रूटीन, बेटा उसमें हम सब में तो होता ही नहीं रिटर्न, इसमें रिटर्न कराना तो कर लो ना, यहाँ पे लिख लो एक स्टेटमेंट, भाई तुम्हें जरूरत है यहीं पे लिख लो। जैसे जब रिटर्न करा रहे आप, मान लिया k लिख लिया आपने, इसी को लिख लिया k इक्वल टू, ठीक है, k इक्वल टू कोल 100, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 25। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे 25 आएगी, हमने इक्वल टू 25 लिखा हुआ कहाँ पे, अच्छा कोल के साथ तो वो होगा नहीं, जब के करेंगे यहाँ पे कर। ठीक है, ये हो रहा, चलो उनके नाम चेंज करने पड़ेंगे तब होगा। ये वाला 100 था, इसका नाम 101 कर लेते हैं, यहाँ पे 101 डाल देते हैं। ठीक है, इसमें भी 101, इसका नाम 102 कर देते हैं और कॉल 102 से करा देते हैं। ये एक ही नाम के मल्टीपल जगह रिटर्न करवा देते हैं, यहाँ भी, तो उसको पता नहीं चल रहा था कहाँ से कॉल करना, तो अब यहाँ पे चलाते हैं, अब चल गया। तो देखो इसमें क्या आ गया, आफ्टर कॉलिंग k इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखो, या x लिखो, ये लिखो, ये लिखने की कोई आप x ही लिख दो यहाँ पे। तो इसमें जो भी हमारे पास ये 100 वाला था, तो 100 ने कॉल किया और तो वो रिटर्न किया यहाँ पे 25, तो इसमें 25 आ गया। ठीक है, क्योंकि VB में क्या होता है कि कॉल हमारे पास ऊपर से भी कर लेता है नीचे वालों को, नीचे से भी कर लेता है ऊपर वालों को, तो यहाँ पे भी 100 हो रहा था पहले, यहाँ पर भी 100 हो रहा था, सब जगह 100 हो रहा था, तो उसको पता नहीं चल रहा था कहाँ से करना। ठीक है, एक नाम के एक ही प्रोसीजर बनाओगे आप, अलग अलग तो बनाओगे नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो कॉलिंग हो रही थी वो भी सब ऊपर वाले को ही कर रहा था, वो बार बार उसी तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारे पास, मतलब आप रिटर्न भी कराना चाहो तो रिटर्न ऐसे करा दो, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे नहीं लिखना तो ये ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने के बनाया था
कि आपको के बना के करना, आप यहाँ पे के लिख लो और यहीं पे लिख लिया आपने के इक्वल टू 100, ठीक है। उसमें जो है कोई भी एक्स की वैल्यू आपने पास कर दी, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 25 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। या जो भी आप वैल्यू यहाँ पे एक्स की देना चाहते हैं, वो वाली वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो वो एक्स की वैल्यू ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे के इक्वल टू कितनी आ गई, 13। 13 क्यों आई बेटा, क्योंकि हमारे पास पहले 3 थी वैल्यू, 3 में 5 ऐड हो गया, कितनी होगी 8। फिर यहाँ पे जब दोबारा से कॉल करेंगे तो 8 में 5 ऐड होगी, अब 13 होगी। दूसरे में जितनी भी बार करोगे उतनी बार ही 5-5 वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा आपको वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू को कॉल करके स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या वैल्यू है हमारे पास। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू हो गई है ये, बाकी जो है फिर हम प्रोसीजर के बाद के आगे की चीजें कल पढ़ते हैं।